देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तीन नियम आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीन आपका है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी आपका हो चुका है, ये मैं आपको करवा ऑलरेडी डन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यूटन second law of motion. Here I am going to write you the second law of motion. Second law of clear. सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहले हमको पढ़ाना पड़ता है इसके पहले व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम का मीनिंग होता है लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, एज अ मैग्नीट्यूड एज अ डायरेक्शन, कुछ ठीक है, कुछ भी चेंज होता है तो आप बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर नहीं भी हो रही तो भी कोई बात। व्हाट इज लीनियर मोमेंट? लीनियर मोमेंटम इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड लीनियर वेलोसिटी। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू वी बोलेंगे तो हमको मिलेगा p। p मीन्स होगा लीनियर मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का उस इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहती। अगर ऐसा होता है तो उसका मोमेंटम भी चेंज होता रहे। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ये वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी होगी वहीं पे मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट तो मोमेंटम भी होगा अलोंग टेंजेंट। ठीक, वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर तो मोमेंटम भी होगा परपेंडिकुलर। वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल, मोमेंटम भी क्या होगा हॉरिजॉन्टल। जहां पे जाएगा वेलोसिटी वहीं पे जाएगा मोमेंटम। सिंपल सी बात है। पर हमको पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ना है। ये क्या होता है ये बताता है मुझको कि अगर मोमेंटम में कोई चेंज आता है हमें उस चेंज को देखना पड़ता है। कि हमने पी तो पढ़ लिया, अब डेल्टा पी पढ़िए। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। जाहिर सी बात है इसमें। और उसके मोमेंटम में जो चेंज डेल्टा पी आया वो कितनी देर में आया, तो वो डेल्टा टी टाइम। तो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ हम लिखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि हम जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसमें कुछ चेंज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप रुकेगा, अपने आप चलेगा तो नहीं, कुछ अपने आप तो नहीं करेगा। हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें बाहर से उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा तभी उसमें चेंज आता है, अपने आप उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यू कैन से हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द force external is directly proportional to the directly proportional to the rate of change of linear moment। मतलब लीनियर मोमेंटम जो चेंज आता है उसका रेट के बराबर हो। रेट मीन्स क्या, कितना पर सेकेंड वो चेंज हो, ठीक, जो भी उसका वैल्यू है। एज पर दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से हियर the external force, क्या you the rate of ऐसे the rate of change of momentum, the rate of change of linear moment। कौन सा? दो होते हैं ना, linear moment। ठीक है, आपको याद हो मैंने पढ़ा था आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था जब मैंने पढ़ा था आपको एंगुलर पैरामीटर पढ़ाया था, हाँ मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे मोमेंटम देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जनरली क्या होता है कि हम लोग बस बोलते हैं आपको मोमेंटम बोल देते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, कि बस बोलते हैं मैंने मोमेंटम। उसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। अगर मैंने मुझे आपको बोलना है एंगुलर मोमेंटम तो मैं पूरा पूरा नाम बोलूँ, एंगुलर मोमेंटम नाम लूँ। लेकिन लीनियर मोमेंटम के केस में मैं पूरा नाम नहीं लूँ, मैं सिंपली बोल दूंगा मोमेंटम। मैंने और कुछ बोला है? अगर मैंने बोल दिया मोमेंटम इसका मतलब होगा मैं पी की बात कर रहा हूँ, मैं लीनियर मोमेंटम की बात, ये इसका मीनिंग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज directly proportional to the applied external applied external force। तो मैंने क्या,
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एफ। उल्टा भी कर सकते हैं और डेल्टा यहाँ पे आपका आता है फैक्टरी आता है डेल्टा पी और डेल्टा टी। ये क्या रखिएगा कांस्टेंट, इसमें ये इज फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू बना तो एफ एक्सटर्नल बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, इसका मीन इसके बाद आती है सामने पढ़ाने आगे। ये देखिए जो पी होता है, पी इक्वल टू होता है एम बी होता है इसका। पी इक्वल टू क्या एम बी आता है इसमें। आप कहेंगे कि सिंस पी इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे एम बी आएगा मास इनटू वेलोसिटी। मैं डाल सकते हैं इसमें। सो एफ एक्सटर्नल मैंने यहाँ सीखा इक्वल टू क्या है, अगर डेल्टा एम इंटू वी अपॉन डेल्टा पी आएगा। ये क्लियर, इसका मीनिंग है। अब डेल्टा क्या होता है, एक बार एम को लो एक बार वी को ले लो। जैसे पीछे पढ़ाया गया था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे पढ़ाया था। या मैंने ये पढ़ाया था आपको डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, दो पढ़ाया था। तो क्या बोला गया था, एक बार वी को ले लो एक बार यू को ले लो और कर दो उसको डिफरेंशिएट, आप आंसर निकल आता है इसमें करने के लिए। अब इस तरीके से इसका काम कर सकते हैं। इसमें एक बार लेंगे हम लोग किसको, एम को लेंगे, एक बार लेंगे वी को ले लेंगे, तो कितना मेरा आ जाएगा, तो आप कहेंगे इससे मेरा आएगा। तो आप कहेंगे एफ एक्सटर्नल यहाँ पे दिख रहा है इक्वल टू है। देखिए एक बार एम बाहर आ गया, और ये आ गया एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये लिखा प्लस, एक बार वी बाहर आ गया, ये आ गया डी एम डी नहीं, डी भी कर सकते हैं क्योंकि हमने डेल्टा बाहर है और डेल्टा डी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, जो डेल्टा में लिखा हुआ है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। यहाँ से लिखते हैं इसके आगे और क्या कर सकते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल, या अभी इतना ही रखते हैं, अभी हम इसका आगे बताते हैं। इतना मेरा आ चुका है। ओके, बस लिखेंगे एक बार कि देखिए अगर जो भी प्रॉपर्टी कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं आता, मतलब कि डेल्टा जीरो है, अगर उन्होंने लिख दिया सपोज मास कांस्टेंट है, मास तो अपने आप कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से दौड़ के अपने घर से ऑफिस तक जाएंगे तो हम थोड़ा ना 50 के 40 किलो भी हो जाएंगे, हमारा वजन उतना ही रहेगा। हाँ थक जाएंगे, ये हो सकता है जब भी हमें टाइम लगे, लेकिन हमारे मास के ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, फिक्स। ठीक, तो जनरली केसेस में क्या होता है कि हम जो मोस्टली पढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स में मास फिक्स है। अगर मास फिक्स रहेगा तो डेल्टा एम जीरो आएगा, तो डेल्टा एम और डेल्टा टी भी जीरो आ जाएगा, मतलब पूरा जीरो आ जाएगा। यू कैन से कि फर्स्ट पॉइंट, इफ एम इज कांस्टेंट
then delta upon delta t नंबर सी। तो f कितना है, क्या आएगा m डेल्टा v upon m इसका जो कि हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज वेरी यूजफुल। आप बोल सकते हैं हाँ ये बहुत दैट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो इसके अगला नंबर आता है सेकंड नंबर पर इफ v इज कॉन्स्टेंट, अगर v कॉन्स्टेंट देन डेल्टा v अपॉन डेल्टा बराबर t जीरो आएगा। तो आप ये f एक्सटेंड डेल्टा अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा रेयर होता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली वेयर व्हेन मास इज वेरिएबल। ठीक है, so this formula is used rarely, you can say, in those questions where mass changes time, like rocket propulsion, rocket propulsion। ठीक है, what clear लो। ऐसा देखते ना, मेरे पास कोई एक रॉकेट हमने लॉन्च किया, देखा होगा आपने, रॉकेट जैसे से ऊपर मूव कर रहा होता है उसके मास में कमी आ रही है। देखिए हम मानते हैं उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसका मास धीमे धीमे खर्च होता जा रहा है। पूरे रॉकेट में देखा जाए तो उसका 3/4 पार्ट बस फ्यूल भरा होता है, बाकी बॉडी तो 1/4 ही होती है, ज्यादा बड़ी तो ना कुछ होती है, और वो धीमे धीमे ऊपर मूव करे होती जा रही होती है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आएंगे जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मास वेरी कर, अगर मास वेरी कर रहा है तो वहां पर नो डाउट आप ये v और डेल्टा एफ डेल्टा का यूज कर सकते हैं। ये ध्यान, इसके आगे आता है। बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तुमको समझ आ गया इतना? कि जो फोर्स आपको जो सेकंड लॉ जो मैंने आपको कराया था यहाँ, यू कैन से एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल सिंस फोर्स इक्वल टू एम होता है, आप जानते वेयर एम इज मास एंड
एक्सेलेरेशन ऑफ रिटार्डिंग मैथड। ठीक है, अराउंड इसके नीचे आ गया। यू कैन से यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट। ठीक है, यूनिट you can say F equal to omega bt meter per second। अरे छोटी आती सीधी करते सीधे सीधे से आपको इनर दाइना यहाँ के क्या ठीक है ग्राम एंड 1 देखिए 1 kg मीटर पर सेकंड kg क्या होता है 10 की पावर 3 ग्राम मीटर क्या होता है 10 पावर सेंटीमीटर पर 10 पावर 5 ग्राम सेकंड। तो 1 न्यूटन तो 10 पावर 5 ठीक है। Is it clear? क्वेश्चन आ गया। देखिए अब देखिए आपको जो सेकंड लॉ होता है बेसिकली हम सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है चलता ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स सप्लाई ना किया। ठीक है, तो अगर बाहर का फोर्स सप्लाई जो किया जाता है वो जीरो हो जाता है। हम इसको लिखेंगे proof of first from second। ठीक है, यहाँ ये क्या रख सकते हैं? since f extension कितना पहले और क्या देखिए m कहता है v माइनस
अपॉन टू मान सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, मान सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से ना, इस तरीके ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो यहाँ इसकी स्थितियों में क्या हुई? ये क्या ठीक है, ठीक है, पोस्ट लगाए, you can say कि if f x बराबर तो v माइनस अपॉन कितना है, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ v माइनस बराबर v, तो v बराबर u, v क्या मीन्स वेलोसिटी विल मीन्स, ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम होगा इसका मतलब साफ हो गया, मैंने बांस पे फोर्स लगा ही नहीं है, तो जो चल रहा है वो चलता ही रहे, वो अपने आप रुकेगा नहीं, जो रुका है रुका रहेगा, अपने आप चलेगा, ठीक, इसमें ध्यान करना गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आते हैं हम लोग बोलते हैं कि फोर्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ाते हैं रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, आपको वेक्टर पहले पढ़ा दिया गया, वेक्टर होंगे अगर दो वेक्टर होंगे वो किसी एंगल पे होंगे तो हम उनका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम उनका पता कर सकते हैं। सेम या अगर किसी बॉडी के ऊपर आपके दो फोर्स काम कर रहे हो, कितने, दो फोर्स, तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट पता करने के लिए हमें लॉ ऑफ कूलम्ब का यूज करना पड़ेगा। फिर आता है कि अगर दो से ज्यादा होंगे तो हमको कुछ और यूज करना पड़ेगा, इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग आता है दैट्स कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। दूसरा आपका आता है, इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे होते हैं बहुत सारे, लेकिन सब आपस में बैलेंस होते हैं, उनकी नेट फोर्स जीरो आता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे होते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे फोर्स लगे होने के बावजूद उसके बाद भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो आता है, तो बोलते हैं इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट रुका हो, ठीक? अगर आप बोलते हैं एफ जीरो होगा तो इसका मतलब कि ए जीरो आएगा, ए जीरो आएगा तो क्या आएगा, ए जीरो आएगा तो वी और यू बराबर आएंगे, जैसे अब मेरा एफ जीरो आएगा तो ए जीरो आएगा, तो वी और यू बराबर आएंगे। लेकिन वी और यू बराबर आएंगे, इसकी दो बात होती है कि अगर यू जीरो है तो वी भी जीरो है, अगर यू कांस्टेंट है तो वी भी क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो यू कैन से कि वी और यू दोनों सेम है, ठीक। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रुका हो तो आप उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर वो चल रहा है तो उसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऐसे दो बातें रहती हैं। तो वो चल रहा है तो ठीक है, चलता रहेगा, रुका है तो ठीक है, रुका है, मतलब कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, ये इसका मीनिंग। उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और उसको दूसरे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अभी मैं आपको लिखा। थर्ड नंबर आता है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस का मीनिंग क्या होता है कि फोर्स लगे होते हैं बहुत सारे लेकिन नेट जीरो नहीं, अगर नेट जीरो नहीं आता तो भाई नेट फोर्स जहां भी होता है ऑब्जेक्ट वही मूव कर रहा होता है, हमको दिखाना होता है भाई कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, टाइम क्या लगेगा, कितना चलेगा, क्या वेलोसिटी आएगी, सब मुझे पता। देखिए काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सेकंड लॉ रिलेशन इतना होता है कि यहाँ का ए और वहाँ का ए सेम है,
अगर हमको फोर्स देते हैं और हमसे वेलोसिटी पूछते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ पहले आप ए बता। जब तक आपको ए पता नहीं होगा, तब तक आप लोग यहाँ से काइनेमेटिक्स में जंप नहीं कर सकते, ठीक है, या काइनेमेटिक्स से यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ए क्या दोनों बीच की कड़ी हो, तो आप पहले ए पता करो। ए पता होने के बाद ही आप यहाँ से वहाँ या तो वहाँ से यहाँ बन सकते जाओ, ठीक है। ध्यान एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम ए में एम मास होगा, वो तो फिक्स होगा जनरली, वो तो कभी नहीं चेंज होगा। ए आपका होगा एसएस में, वो आपको पता है। अगर ए पता है तभी आप एफ पता कर सकते हैं, और ए पता है तभी आप वी यू टी एस जो भी कुछ है पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हमको पता होना चाहिए। तो तीन बातें आती है, एक आता है कौन सा डेल्टा फोर्स, एक आता है बैलेंस फोर्स, एक आता है अनबैलेंस फोर्स। इसको लेके ध्यान मेरे। एक साथ ठीक, बिल्कुल। यहाँ लिखा है, मैंने आपको बैलेंस फोर्स लिखवाया। भाई बैलेंस फोर्स मींस क्या होगा, फोर्स लगेंगे बहुत सारे लगेंगे लेकिन नेट पर जीरो आ जाएगा। इसके बोलेंगे दो केस आएंगे। स्टैटिक एक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नेट पर जीरो आएगा और ऑब्जेक्ट भी रुका हो, वो कहीं भाग नहीं रहा। दूसरा होगा डायनेमिक आएगा। इट मीन टू से द ऑब्जेक्ट नेट पर जीरो आएगा एंड ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला आपका आएगा अनबैलेंस आएगा। अनबैलेंस का मीन क्या होता है कि आप ये लिख देते हैं कि फोर्स लगे होते हैं बहुत सारे, लेकिन नेट फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं आता। मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स आता है तो ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा होता है जहाँ पे आपको नेट फोर्स दिख रहा हो या भी जा, ठीक है। और उसको मार कर, इज इट क्लियर? क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन दिखाते हैं। लेट आर कंप्यूटर में क्वेश्चन कर रखा है, 10 और 2 दे रखा है।
because हमें तो सॉल्व कितना ए फोर्स F1 इतना बिना अपोजिट डायरेक्शन बिना क्या पॉइंट को दिया नेट एंड फिर हम क्या biggest things was 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 क्लियर और इस ए से हम ये निकाल सकते हैं कि हाँ भाई उसका v क्या है u क्या है तो पूछता है बताइए इसकी वेलोसिटी क्या है आफ्टर 10 सेकेंड हम लगा देंगे काइनेमेटिक्स v बराबर u प्लस 18 u क्या जीरो मान लेंगे जैसे नहीं रखता है ठीक है ए क्या हो 4 अप आएगा ठीक है 10 सेकंड मान ली तो 40 अप आ जाएगा तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द काइनेमेटिक पैरामीटर्स आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जब आपको ए निकल आएगा तभी आप कोई दूसरी बात ठीक है ए निकलेगा तभी हम कुछ होगा ये आपका इतना आ जाएगा इसमें और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें ठीक है वन क्या लिखा है 2 क्वेश्चन दे रखा है हमको यहाँ पे जो पता है ई बस स्टार्ट एंड डिस्टेंस 400 मीटर यूनिफॉर्म इतना
सर आपका वीडियो बंद है।